प्यारे विद्यार्थियों, परीक्षा मैनिया परिवार की तरफ से आप सभी को ढेर सारा प्यार और नमस्कार। मैं विकास भारद्वाज आप सभी का परीक्षा मैनिया के यूट्यूब चैनल पे स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि परीक्षा मैनिया परिवार आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से मेहनत कर रहा है और हम बहुत ही अच्छे तरीके से, सारगर्भिक तरीके से एक एक क्लास को आप तक पहुंचाने की, चलो कोई नहीं, हो जाएगा ये, आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारा ये है कि अगर हमें जहाँ से भी आपको जो भी पॉइंट नोट कराना है या जो भी बात बतानी है जो कि परीक्षा के लिहाज से बेहद इम्पोर्टेंट है, हम उसके लिए आपके साथ खड़े हैं और हम प्रयास करते हैं कि इतना कंटेंट आप लोगों को दिया जाए जो कि आपकी परीक्षा के लिए बेहद अहम साबित हो। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि हम लोगों का मनोबल बढ़े। हमारी टीम मेहनत कर रही है जैसा कि आपको पता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, चलते हैं परीक्षा मैनिया शिक्षा से शिखर तक बात करते हैं। देखिए हमारा पेन यहाँ पे है। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं बात कर रहा था भाग 3 मौलिक अधिकार के बारे में। और मौलिक अधिकारों में मैंने आप लोगों को बताया कि भाई कहाँ से कहाँ तक हैं। तो अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं। मैंने आपको बताया आर्टिकल 12 क्या कहता है। तो आर्टिकल 12 हमें राज्य की परिभाषा देता है, यानी कि केंद्र सरकार, केंद्रीय विधानमंडल, राज्य सरकारें, राज्य विधानमंडल, स्थानीय सरकारें और प्यारे बच्चों भारतीय लोक सेवा में प्रतिभाग करने वाले पदाधिकारी या व्यक्ति, ये सभी राज्य का भाग हैं। इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन आपसे किया था। अनुच्छेद 13 में मैंने आपको बताया कि भाई संसद कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती है जिससे कि मौलिक अधिकारों को कम किया जा सके, ठीक है, लेकिन वो संशोधन करके उसमें कुछ बदलाव कर सकती है, ये हमने देखा। उसके बाद में प्यारे बच्चों हमने आर्टिकल 14 के बारे में पढ़ा, समानता का अधिकार, कहा कि विधि के समक्ष समता। उसके बाद में आर्टिकल 15 देखा और प्यारे बच्चों 16 देखा, फिर 17 देखा और 18 और आज हम एक नया और एक दूसरा मौलिक अधिकार शुरू करने जा रहे हैं। देखिएगा ये बेहद इम्पोर्टेंट है, आपके जीवन के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आज की क्लास को आप इसलिए ज़रूर देखें कि आपके जीवन से जुड़ी चीज़ें हैं जिन्हें मैं अब शुरू करने जा रहा हूँ। आर्टिकल 19 आपके लिए, आपको जीवन जीने के लिए, आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है प्यारे विद्यार्थियों। आर्टिकल 20 तुम्हारे लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 21 ये ऐसे अधिकार हैं जो तुम्हारे वास्तविक जीवन में या वास्तविक जीवन जीने के लिए तुम्हें पता होने आवश्यक हैं कि आखिर क्या है मुख्य कारण, क्या है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, क्या है जीवन जीने का अधिकार, क्या है निजता का अधिकार, क्या है शिक्षा का अधिकार। प्यारे बच्चों, इन चीजों का हमें पता होना चाहिए क्योंकि आए दिन आप क्या केस देखते हो, या तो लोगों को पता नहीं रहता है या फिर देखिए मैं जनरल में आपको बताता हूँ कि कभी कभी हम लोग कहीं खड़े होते हैं और हम लोगों को पता नहीं होता है, तो कुछ लोग हमारा गलत तरीके से शोषण कर लेते हैं कि भाई तुम रात के टाइम में 10 बजे यहाँ क्यों खड़े हो। तो प्यारे बच्चों, हमें हर समय और हर स्थान पर कुछ शर्तों को छोड़ करके हमें खड़े होने का, घूमने का, बस जाने का अधिकार है, ठीक है। अगर आपको रात को 2 बजे किसी पार्क में बैठे हो और आपके साथ कोई दूसरा बंदा है, चाहे वो कोई भी है, आप यदि उसके साथ बैठे हो तो पुलिस आपको यह नहीं कह सकती है कि आप यहां क्यों बैठे हो। लेकिन आए दिन हम आम चर्चा में क्या है, इन चीजों को देखते हैं। आए दिन हम आम चर्चा में इस चीज को देखते हैं। प्यारे बच्चों, एक वीडियो वायरल हुआ था, जैसा कि एक होटल का वीडियो था। उस होटल में एक
हमारे कांस्टेबल महोदय जाते हैं रिट मारने के लिए और किसी का पर्सनल दरवाजा खटखटाते हैं, तो वो व्यक्ति क्या कहता है कि राइट टू प्राइवेसी का आपने उल्लंघन किया है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि मेरा मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 21 के अंतर्गत मुझे प्रावधान दिया गया, प्रावधान है आर्टिकल 21 के अंतर्गत कि मुझे यह अधिकार है कि मैं अपनी प्राइवेसी किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। तो ये आपके जीवन के लिए बेहद अहम साबित होने वाले हैं। आइए डिस्कशन करते हैं इसी जोश और उमंग के साथ। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने ओवरव्यू आपको दिया आज की क्लास का और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम डिस्कशन करते हैं। अच्छा, मैं कल एक केस के बारे में डिस्कशन करना चाह रहा था। ये बालाजी राघवन एक व्यक्ति थे, बालाजी राघवन एक व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कि उपाधि देना, ये एसएससी सीजीएल के प्री पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कि उपाधि को सम्मान सर्वोच्च न्यायालय द्वारा और उपाधि को सम्मान किस केस के द्वारा माना गया है। या कुछ मतलब जो मैं ये कह सकता हूं कि जैसे तुम्हारे पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है, इन्हें सम्मान का जो क्राइटेरिया है या सम्मान का जो दायरा है वो कब से मिला है। तो एक बालाजी राघवन केस आया था प्यारे बच्चों 1996 में। यह केस आया था बालाजी राघवन का और उन्होंने कहा था कि यदि हम पुरस्कार देते हैं तो पुरस्कार कोई उपाधि नहीं है विशेष, पुरस्कार कोई विशेष उपाधि नहीं है, वो नागरिक को राज्य द्वारा दिया गया सम्मान है। यह बात आपकी समझ में आ गई होगी जहां तक मुझे लग रहा है। यह सर्वोच्च न्यायालय का निर्देशन था, इसको आप ध्यान से समझेंगे, मुझे उस बात की उम्मीद है। हमारा ये मिटाने वाला कहां चला गया पता नहीं। आइए प्रिय विद्यार्थियों, हम बहुत ही अच्छे तरीके से अगला एक डिस्कशन करते हैं जिसमें हम लोग बात करेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। अब सुन, देखो संविधान क्या करता है, आपको सांस लेने और छोड़ने की स्वतंत्रता देता है, हैं? वही। चलो प्यारे विद्यार्थियों, यहां पे हम डिस्कशन करेंगे आर्टिकल 19 के बारे में, मुना आर्टिकल 20 के बारे में, मुना आर्टिकल 21 के बारे में, आर्टिकल 21 का ए के बारे में, और हम बात करेंगे आर्टिकल 22 के बारे में। ठीक है भैया, इतने सारे आर्टिकलों के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। स्वतंत्रता का अधिकार कोशिश करूंगा आज समाप्त किया जा सके। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहली बात, क्लास आज की लंबी होने वाली है और बहुत बेहतरीन होने वाली है, आप ध्यान से सुनिएगा बस। तो प्यारे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आर्टिकल 19 में क्या है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। स्वतंत्रता का मतलब है कि आप स्वतंत्र हैं, आप अपना जीवन जीने के लिए स्वतंत्र हैं, आप व्यवसाय करने के लिए स्वतंत्र हैं, आप हर तरीके से स्वतंत्र हैं। लेकिन आपकी स्वतंत्रता उस सीमा पर जाकर के भंग हो जाती है जब आपकी स्वतंत्रता से किसी दूसरे की स्वतंत्रता को ठेस पहुंचती है। इस बात को सर्वोच्च न्यायालय यानी भारतीय संविधान कहता है। भारतीय संविधान क्या कहता है, दोबारा समझें। भारतीय संविधान कहता है कि आप अपनी लाठी घुमा सकते हैं, यानी स्वतंत्रता का मतलब क्या है, आप अपनी लाठी घुमा सकते हैं, लेकिन वहां तक घुमा सकते हैं जहां तक दूसरे को वो टच ना हो रही हो। यह क्या है, आपकी स्वतंत्रता है। आइए डिस्कशन करते हैं अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में प्यारे बच्चों स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता कितने प्रकार की, 6 प्रकार की। आपको आर्टिकल 19 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। ठीक है सर, आर्टिकल 19 आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। पहले 7 प्रकार की करता था, लेकिन अब 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। कौन कौन सी हैं? आर्टिकल 19 का ए, ठीक है, आर्टिकल थोड़ा मिस्टेक हुआ, दोबारा देखेंगे। आर्टिकल 19 के फर्स्ट का ए,
ठीक है सर। अब इसमें क्या है, पहली बात, इसमें सबसे पहली बात है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आपको यह स्वतंत्रता है कि आप अपने मन में कोई भी विचार ला सकते हैं और उस पर अपनी अभिव्यक्ति दे सकते हैं, अपना भाषण दे सकते हैं, लोगों को उस बात को समझा सकते हैं। तो सबसे पहली बात, आर्टिकल 19 का फर्स्ट का ए हमें देता है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 का फर्स्ट का, यानी कि आर्टिकल 19 क्लॉज फर्स्ट सब क्लॉज ए, ऐसे पढ़ेंगे इस बात को। दूसरी बात, आर्टिकल 19 क्लॉज फर्स्ट सब क्लॉज बी। मेरे से अच्छा सुनिएगा एक बात और ध्यान से, अगर ये लिखा है 39A तो ये इसका क्लॉज है 39 का, और यदि ये लिखा है 39A तो ये एक स्वतंत्र आर्टिकल है। याद रखना इस बात को, याद रखना इस बात को। पिछले क्लास में मैं समझा चुका हूं, एक बार मैंने ओवरव्यू दिया था पूरा। तो आर्टिकल 19 के फर्स्ट का बी हमें कहता है शांतिपूर्ण और शस्त्र रहित सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। शांतिपूर्ण और शस्त्र रहित सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19 का फर्स्ट क्लॉज सब क्लॉज सी, संगठन बनाने। एक बात यहां पे समझना कि मैंने क्या कहा, ध्यान से समझिएगा। कोई व्यक्ति विचार बनाएगा, अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत करेगा, किसके सामने, किसके सामने, कोई सम्मेलन करेगा उसी के सामने तो करेगा। अब क्या है, उस व्यक्ति को संगठन बनाने की स्वतंत्रता है तथा सहकारी संस्था, इस बात को याद रखना, सहकारी संस्था बनाने की स्वतंत्रता। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि ये जो शब्द है ना सहकारी संस्था, ये जो शब्द है सहकारी संस्था, इसे 2011 में एक संविधान संशोधन आया था, 97वां संविधान संशोधन। याद रखा करो, ये कुछ बातें ऐसी हैं जो ज्यादा डीप हैं। इसको जोड़ा गया था 97, मैं पेन चेंज करके लिख देता हूं उस बात को, इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। इसको जोड़ा गया था प्यारे बच्चों, एक संशोधन आया था 97वां संविधान संशोधन 2011। ये बात समझ में आ गई आपको। 2011 में एक संविधान संशोधन हुआ, 97वां संविधान संशोधन, जिसमें क्या है कि सहकारी संस्था शब्द जोड़ा गया और हमें सहकारी संस्था बनाने का अधिकार है प्यारे बच्चों। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट पे, और अगला पॉइंट है हमारा आर्टिकल 19 के क्लॉज फर्स्ट का सब क्लॉज डी। अच्छा, और इसमें क्या है प्यारे बच्चों, इसमें हमें बताया है कि कहीं पे भी आवागमन यानी घूमने फिरने की स्वतंत्रता। भारत में कहीं भी
आवागमन की स्वतंत्रता। ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा चीजों को। अब अगला आर्टिकल है प्यारे बच्चों, आर्टिकल 19 का क्लॉज फर्स्ट का सब क्लॉज ई। अब देखो, आने जाने की स्वतंत्रता है। आपने देखा, आप कहीं घूमने गए, आपको लगा कि भाई प्लेस तो बहुत अच्छा है, तो आप वहां पे क्या करेंगे, एक जगह का मतलब कोई स्पेस खरीदेंगे और वहां पे अपना मकान बना लेंगे। तो वही अगले में क्या करा है, निवास करने की स्वतंत्रता। क्या है भारत में, इस बात को मैं डीप समझाऊंगा, कुछ इसके लिए अपवाद हैं, सारे के सारे शब्दों के लिए मैं उन्हें समझाऊंगा नेक्स्ट। पहले इस बात को नोट करेंगे आप, स्क्रीनशॉट का टाइम दिया जाएगा। भारत में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता। अब मेरी बात समझना, ये थोड़ा सा सही नहीं लिखा गया है, आप देख लेना इसको, ठीक है। स्वतंत्रता लिख रहा है। अच्छा, अब मैंने क्या बताया, एक बात थी ई के बाद एफ है भाई, ई के बाद क्या था, एफ, और एफ में क्या था प्यारे बच्चों, यानी कि आर्टिकल 19 का क्लॉज फर्स्ट का सब क्लॉज एफ में हमारे पास था संपत्ति एकत्र करने का अधिकार। ठीक है, अब इस बात को खत्म कर दिया गया, किसके द्वारा, एक 44वां संविधान संशोधन आया 1978 में, और इसे क्या कर दिया प्यारे बच्चों, समाप्त कर दिया। और कहां पे फेंक दिया, 300 के 1 में, 300 के ए आर्टिकल में इस बात को डाल दिया। बोलो ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, एक बात और आपसे पूछें कि भाई संपत्ति का अधिकार और कहां था भारतीय संविधान में इसके सिवा, तो एक और जगह था आर्टिकल 31। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है सर। मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में ये बातें अच्छे से आ गई होंगी। आइए हम लोग इस बात को थोड़ा मिटा देते हैं, क्योंकि ये बस मुझे समझाना था केवल, ये मैं पीछे नोट करा चुका हूं, मुझे नोट नहीं कराना था। अब ई एफ, एफ के बाद क्या आएगा बच्चों, जी। आर्टिकल 19 का क्लॉज फर्स्ट का सब क्लॉज जी हमें कहता है कि आपको कहीं पर भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है। तो लिखेंगे व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। प्यारे बच्चों, इतने प्रकार की स्वतंत्रताएं आर्टिकल 19 में दी गई है। इस बात को आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देन मैं आपसे बात करता हूं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए हम लोग आगे डिस्कशन करते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन यहां से किस तरीके से बन सकते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान में कहां वर्णित है। तो यदि आप इसको डिटेल में बताओगे तो डिटेल में कुछ इस प्रकार बता रहे होगे कि भारतीय संविधान के, जैसे मैंने आपको उस दिन समझाया था, भारतीय संविधान के भाग 3 में, इसके कई सारे क्वेश्चन बनेंगे, आंसर बनेंगे भाग 3 में। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल अनुच्छेद 19 में, और अनुच्छेद 19 के अंदर क्लॉज ए है, और क्लॉज ए के अंदर सब क्लॉज फर्स्ट है, और क्लॉज फर्स्ट के अंदर सब क्लॉज ए है। इसमें आपको विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है प्यारे बच्चों। बोलो ये बात समझ में आई।
ये क्वेश्चन का आंसर कुछ इस टाइप से बन जा रहा होगा। ठीक है, अगर कहता है तीनों सही है जी, तीनों सही है, ठीक है, 3 ऑप्शन बना के पूछ सकता है कि उपरोक्त तीनों सही है, तो उपरोक्त तीनों सही। जहां तक है मुझे ये बात, मेरी ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आपसे पूछा जा गया है कई बार एसएससी के एग्जाम में कि स्वतंत्रता का अधिकार, इतनी छोटी सी बात पूछता है, स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 19। लेकिन अब एग्जाम का लेवल प्यारे बच्चों उठ चुका है। अब वो ये नहीं पूछता, अब वो ये पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद निवास करने की स्वतंत्रता को दर्शाता है। समझ रहे हो? जैसे कि एक क्वेश्चन आया था पीसीएस के पेपर में और उसमें पूछा गया था, जो कि भारतीय संविधान में लिखा नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पूछा था कि मनपसंद, अपने मनपसंद का जीवन साथी चुनने का अधिकार किस अनुच्छेद के अंदर है। ठीक है, और यह क्वेश्चन घूमते 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 देखना आपके एग्जाम में भी मिलेगा। ठीक है, आइए हम लोग डिस्कशन करते हैं। देखिए, जो हमें स्वतंत्रताएं दी गई हैं, स्वतंत्रताओं पर कुछ सीमाएं हैं, कुछ सीमाएं। अब वो सीमाएं क्या हैं प्यारे बच्चों, मैं यहीं का यहीं आप लोगों को समझाता हूं इसी बात। इसका थोड़ा सा और पोस्टमार्टम करते हैं, मैं पेन बदल लेता हूं। देखो एक बात बताइए, सीमा क्या है। जैसे आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19 का क्लॉज फर्स्ट सब क्लॉज ए में आपको बोला गया है कि आपको विचार करने और अभिव्यक्ति करने, अपने विचार को प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता है। तो आप इस स्वतंत्रता का गलत दुरुपयोग नहीं कर सकते। जैसे आप किसी भी देश के साथ जो भारत से अलग है, चाहे वो शत्रु देश है चाहे वो मित्र देश है, उससे मित्रता का व्यवहार नहीं रख सकते। अपनी बात को आप किसी भी अपशब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। अभिव्यक्ति में जो भी आप बोल रहे हो उसमें किसी के लिए आप अपशब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। अगली बात प्यारे बच्चों, जिससे राष्ट्र की एकता और अखंडता प्रभावित नहीं होनी चाहिए। जो स्वतंत्रता आपको मिली है, आपको स्वतंत्रता इस बात पे मिली है कि आप अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग उस दायरे में रहकर करेंगे। क्या आपको स्वतंत्रता इस दायरे में मिली है कि आपकी स्वतंत्रता से देश की एकता और अखंडता बाधित ना हो। ठीक है, जो राज्य और राज्य की सुरक्षा भी बाधित ना हो, और राज्य में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को किसी भी अपमान या मानहानि या अभद्र भाषा के शब्दों को ना सुनना पड़े। तो प्यारे बच्चों, मुझे लग रहा है पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया हो। समाज की, वही मैंने बोला कि किसी भी तरीके से किसी व्यक्ति को मानहानि जैसी ठेस ना पहुंचे आपके शब्दों से, आपकी अभिव्यक्ति से, आपके विचार से। बोलिए सर क्लियर। राष्ट्र की एकता और अखंडता बाधित नहीं होनी चाहिए। यह बात क्वेश्चन पेपर में पूछ लेता है जब पेपर टॉप लेवल का बनता है कि निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता को परिभाषित नहीं करता है। ठीक है, और वहां पे एकता और अखंडता आपको देगा कि राष्ट्र की एकता और अखंडता बाधित होने पर, यदि राष्ट्र की एकता और अखंडता बाधित होती है तो आपकी स्वतंत्रता तुरंत छीन ली जाएगी और आपके पास, आप पे क्या होगा, केस किया जाएगा, आपको सर्वोच्च न्यायालय में घसीटा जाएगा। है भाई, समझे कि नहीं? चलो ठीक है, नेक्स्ट। प्यारे बच्चों, न्यायालय की अवमानना नहीं कर सकते आप। अपना कोई विचार ऐसा प्रस्तुत नहीं कर सकते जहां आप न्यायालय की अवमानना करते हो। हाँ, ये जरूर है कि हमें कोई भी हमारे लिए संविधान संशोधन आया है तो हम उस पर केस कर सकते हैं, हमें यह स्वतंत्रता है। यदि हम पढ़े लिखे हैं तो हम उसके अगेंस्ट जा सकते हैं, लेकिन हम न्यायालय की किसी भी बात की अवमानना नहीं कर सकते प्यारे बच्चों। नेक्स्ट है, किसी भी व्यक्ति को, हाँ एक इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, एसएससी सीजीएल के पेपर में आया था, मुझे याद आया,
किसी भी व्यक्ति को अपराध के लिए उकसाना आपकी अभिव्यक्ति का दुरुपयोग माना जाता है। ऐसा ना है तुमसे कह दीजिए है, आपसे कहा कि भाई ठीक है, किसी को अभिव्यक्ति करो, किसी को अपने विचार प्रस्तुत करो, किसी को बताओ, और आप जाके बता दो बेटा चोरी कर लियो, तो क्या होगा फिर? इसके लिए आपने अपराध को जन्म दिया। प्यारे बच्चों, क्या किया? अपराध को आपने जन्म दिया। आप किसी भी व्यक्ति को अपराध के लिए नहीं उकसा सकते, यह आपकी स्वतंत्रता की गलत प्रयोग की भावना मानी जाएगी। आइए प्यारे बच्चों, दूसरी बात, शांतिपूर्ण शस्त्र रहित सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है। यानी आप क्या कर सकते हैं, आप पे कोई शस्त्र अस्त्र ना हो, आप मेरे से कहेंगे कि जी उन्हें कुछ कपाट धारण करने की स्वतंत्रता है, तो उसको मैं समझाऊंगा, लेकिन अभी नहीं। तो प्यारे बच्चों, आप एक सम्मेलन कर सकते हो, एक सभा आयोजित कर सकते हो, लेकिन उस सभा में बैठे किसी भी व्यक्ति के पास कोई भी अस्त्र शस्त्र ना हो। ठीक है, इसमें क्या है, इससे इसके बाद भी अस्त्र शस्त्र ना हो, उसके बाद भी दो अन्य और सीमाएं हैं। नंबर एक, राज्य की संप्रभुता और अखंडता प्रभावित ना हो और लोक प्रभुता पे कोई भी आंच ना आए, तब आप सभा कर सकते हैं। बोलिए समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? क्लियर हो रहा है ना? बेहतरीन तरीके से एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। देखिए, अगर आप कोई भी सभा आयोजित करते हो तो उस सभा से राज्य की संप्रभुता, लोक प्रभुता और अखंडता पे कोई भी आंच नहीं आनी चाहिए, कोई भी उंगली नहीं उठनी चाहिए, आप सभा आयोजित कर सकते हैं। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, हम लोग डिस्कशन करते हैं संगठन बनाने की स्वतंत्रता। अच्छा, इस बात को याद रखना, सहकारी समिति बनाने की जो स्वतंत्रता है वो आर्टिकल 19 के फर्स्ट में और फर्स्ट के सब क्लॉज सी में कब डाली गई? 97वां संविधान संशोधन 2011 में। इस बात को याद रखना, ये इंपॉर्टेंट, स्टार बना देना इसको, और 2 और बना देना, हो सके तो 3 बना देना, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो क्या करें, आप संगठन बना सकते हैं, आपको स्वतंत्रता है कि आप संगठन बना सकते हैं, लेकिन इसमें भी संगठन आप बनाते हो या सभा आप आयोजित करते हो तो वही बातों का आपको यहां पे भी ध्यान रखना पड़ेगा जहां मैंने आपको बताया सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, कि भाई आपको राज्य की अखंडता, संप्रभुता और लोक प्रभुता पे कोई भी आंच नहीं आने देनी चाहिए। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, भारत में कहीं भी आवागमन की स्वतंत्रता, आप भारत में कहीं पे भी आ जा सकते हो, ठीक है, लेकिन आपको जनहित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र से बाधित किया गया है। 2 सीमाएं हैं कि आप कोई भी जनहित क्षेत्र है, स्पेशल जिसे अथॉरिटी प्राप्त है और वहां रोका जा रहा है, मान के चलिए कि आपने कहा अच्छा संविधान कहता है कि हम तो भारत में कहीं भी घूमेंगे हैं, और तुम जाके बॉर्डर पे घूमो छाती चौड़ी करके, फिर क्या होगा? वहां पे जाने से इनकार किया गया है। तो ये क्या है? ये आपकी सीमा है प्यारे बच्चों, हैं? और अगर कोई भी अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है जहां वो मतलब एक मतलब क्राइटेरिया है कि आप यहां नहीं जा सकते हो, आप वहां पे भी नहीं जा सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों, भारत में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता है, आप कहीं पे भी निवास कर सकते हो। ठीक है, आप पेशे से, व्यवसाय से, रहने सहने से आप किसी भी कंडीशन में कहीं पे भी निवास कर सकते हो, जा सकते हो, आ सकते हो, लेकिन उसके लिए ये 2 क्षेत्र विशेष आवश्यक है प्यारे बच्चों। व्यवसाय के लिए भी यही है कि आप अथॉरिटी क्षेत्र में जा सकते हैं व्यवसाय हेतु, किसी भी विदेशी देश से, जो मतलब देश है, चाहे वो शत्रु है चाहे वो मित्र है, आप उससे मित्रता का व्यवहार नहीं कर सकते। आप वहां केवल व्यवसाय करेंगे, व्यवसाय की स्वतंत्रता है आपको, वहां पे मित्र और शत्रु बनाने की स्वतंत्रता नहीं है। ठीक है, जैसे 370 के पहले आपको कश्मीर में, 370 के पहले आपको कश्मीर में वो कुछ सीमाओं के साथ बाधित था, लेकिन आज आप कश्मीर में रह सकते हैं, निवास कर सकते हैं, जा सकते हैं। ठीक है, आइए डिस्कशन करते हैं इसको, इतना ही, ज्यादा डीप जाने की हम कोशिश नहीं करेंगे प्यारे बच्चों। अब हम लोग, मुझे लग रहा है कि आपकी समझ में ये बात आ गई होगी। आइए एक बेहद इंपॉर्टेंट
टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करते हैं। मुझे लग रहा है कि आपकी समझ में ये बहुत बेहतरीन से आया होगा। देखिए, मैंने लगभग 30 मिनट की क्लास केवल एक आर्टिकल पर निकाली है, तो मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको अच्छे से समझा पाया होगा। और प्यारे बच्चों, मैं इस बात का दावा करता हूँ कि मुफ्त में इतना डिटेल और इतना एक्सप्लेन करके आप यहाँ पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये परीक्षा मैनिया आपके साथ खड़ा है। परीक्षा मैनिया का ये आप धन्यवाद करिएगा और भाई अच्छे से मेहनत करिएगा। देखिए, मैं इतना डिटेल में आपको समझाता हूँ, इतना स्लो बोलता हूँ, आप इन बातों को आराम से नोट कर सकते हो। क्योंकि देखिए, जो बच्चे ज़्यादा अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पेपर में कुछ चीज़ें बहुत डीप भी आने वाली हैं। जैसे कि मैंने सीमाएं बताई, तो सीमाओं से क्वेश्चन आने वाले हैं, तो उन चीज़ों को नोट करें, नोट्स बनाएं जो मैंने बोला है। और अधिकांश बच्चों को नोट्स दे दिए जाते हैं अन्य अन्य माध्यमों के तरीके से, तो आप वहाँ पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। परीक्षा मैनिया के चैनल के जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो के नीचे लिंक पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको यहाँ से नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे बहुत अच्छे तरीके के, जहाँ पे हर चीज़ मेंशन रहती है। आइए प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 20 के बारे में। ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका था, देखना यहाँ पे मैं आपको क्या क्या सिखाने वाला हूँ। बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया बात बताएंगे। पहला नंबर ये है कि अपराधों से दोष सिद्धि, अपराधों के लिए दोष सिद्धि में संरक्षण। अपराधों के लिए दोष सिद्धि में संरक्षण। अच्छा सुनो, आखिर क्या कहना चाहता है? इस बात को यह आर्टिकल नहीं बताता बच्चों, इस बात को बताता है आर्टिकल 20 का फर्स्ट। क्या कहता है? भूतपूर्व या पूर्व लक्षी विधायक की मनाही। क्या बताता है? इसके 3 पॉइंट हैं प्यारे बच्चों। यानी भूतलक्षी विधायक की मनाही, भूतलक्षी विधायक की मनाही। ऐसे नहीं कि तुम्हारे जो भूतपूर्व विधायक जी हैं उन्हीं की मनाही कर दो, हैं वो दोबारा चुनाव में आ सकें, कोई दिक्कत ना है। क्यों बच्चों? ऐसा हो सकता है क्योंकि हमारे विधायक जी कर सकते हैं, क्योंकि वो बेचारे क्या है, जनता के प्रतिनिधि हैं। ये भूत लक्षी विधायक से प्यारे बच्चों कानून से है। मैं इस बात को समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, अपराधों के लिए दोष सिद्धि में संरक्षण, यानी कि जो हमने अपराध किए हैं उसकी दोष सिद्धि के लिए, हमें दोष मुक्त होने के लिए कुछ संरक्षण प्राप्त है। आइए उन चीज़ों पे हम लोग धीरे धीरे डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं। इसमें मैं आपको आर्टिकल 20 में 3 आर्टिकल पढ़ाऊंगा। आर्टिकल 20 का फर्स्ट ध्यान से समझिएगा, डिटेल एक्सप्लेनेशन समझाऊंगा। यहाँ देखना, तुम लोग कहते हो ना, अब देखो मैं तुम्हें बताऊं ये क्या है। सबसे पहली बात है कि वर्तमान में जो भूतलक्षी से मतलब समझो। पहले आप भूतलक्षी से मतलब है कि भूतकाल में कोई भी कानून बनाकर वर्तमान में दंडित नहीं किया जा सकता, ना भविष्य में दंडित किया जा सकता है। अब मान के चलो कि अमित शाह हैं और इधर हमारे मोदी जी हैं, दोनों लोग हैं। अब अमित शाह क्या हैं, उनके दिमाग में अपना एक अलग आइडिया चलता है। अब क्या हुआ कि उन्होंने देखा कि केजरीवाल साहब गर्मी में भी क्या है, मुफलर लगाए पड़े हैं जी। अब पता चला तो उन्होंने कहा मोदी जी से कान में आके, अरे एक आइडिया है। बोले भाई, अब मोदी जी बोले तुम्हारा तो आइडिया बड़ा खतरनाक रहता है, तो भाई अपना आइडिया बताइएगा। तो उन्होंने क्या कहा, देखो हम एक कानून बना सकते हैं। बोले क्या कानून बना सकते हैं? हम ये कानून बना सकते हैं कि केजरीवाल जी गर्मी में मफलर बांध के घूम रहे हैं, और हम कानून बनाएंगे और उसमें लिखेंगे कि गर्मी में कानून बनाने, मतलब गर्मी में मफलर बांधने पर अपराध है, उसके लिए दंड का प्रावधान है। तो मोदी जी बोले कि भाई अब एक बात बताओ, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जब केजरीवाल साहब को पता चलेगा तो बहुत चालाक है, वो तुरंत मफलर उतार कर देंगे। बोले सर सुनो, हम इस कानून को ये कहेंगे कि ये कानून पिछले 6 माह से या 4 साल से लागू है भाई।
यह कानून क्या है, पिछले 4 साल से लागू है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो फिर उन्होंने कहा, हमारे पास वीडियो है, हम वीडियो दिखा देंगे। तो उन्होंने कहा कि अमित शाह जी, आपने संविधान का आर्टिकल 20 का फर्स्ट नहीं पढ़ा। वो क्या कहता है? वो कहता है कि भूतलक्षी विधायक की मनाही। आप कोई भी कानून भविष्य में या वर्तमान में दंड देने के लिए ऐसा नहीं बना सकते जो कि आपने पूर्व अवस्था से उसको उठाया गया हो या पूर्व अवस्था से उसको लागू किया गया। हां, एक बात जरूर है कि प्यारे बच्चों, दीवानी मामलों में भूतलक्षी विधायक मान्यता प्राप्त होते हैं, इस बात को आप समझ लेंगे। दीवानी मामलों में यह बात मानी जा सकती है। कैसे? मान के चलिए कि भारत देश है और भारत देश पर कोई भी किसी भी तरीके का कोई संकट आता है और भारत को पैसे की आवश्यकता है, तो भारत के वित्त मंत्री या हमारी सरकार यह कानून लागू कर सकती है कि जो लोग टैक्स पेयर थे उन लोगों को अब 15% नहीं 30% टैक्स देना है, और यह व्यवस्था पिछले 4 सालों से लागू होती है। और उन पे नोटिस भिजवाया जाएगा और उनसे कहा जाएगा जल्दी से जल्दी अपना टैक्स, पिछले 4 सालों का टैक्स निकालिए। तो यह बात यहां पे भूतलक्षी विधायक को मान्यता दी जाती है। यह इसका अपवाद है प्यारे बच्चों। मुझे लग रहा है आपकी समझ में आया होगा जहां तक है। क्लियर? चलो एक और एग्जांपल देके मैं इस बात को समझाता हूं। मान के चलिए कि आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं और रास्ते में आपको हमारे टीम का कोई व्यक्ति मिलता है और उस बेचारे को पता नहीं है, ठीक है। अब मान के चलो टेकचंद है, वहां पे मिलता है रास्ते में। जब मिलता है तो टेकचंद नाम का कोई व्यक्ति है, उसने आपसे पूछा कि भाई रास्ता बताओ। आपने कहा कि बत्रा सिनेमा है और वहीं बत्रा सिनेमा है, उस व्यक्ति को कहीं दूसरी जगह जाना है। आपने क्या कहा कि भाई ऐसे जाओ 5 किलोमीटर घूम के आओ और जब आपको बत्रा सिनेमा मिलेगा। आप बत्रा सिनेमा पर खड़े हैं, उस व्यक्ति को पता नहीं है। तो टेकचंद वहां पे आता है और वो कहेगा कि आपने मुझे रास्ता नहीं बताया, इसके लिए आपको दंड मिलेगा। तो आप क्या कहोगे? भाई इस बात का तो भारतीय संविधान में कोई दंड का प्रावधान ही नहीं है कि गलत रास्ता बताने पर कोई दंड थोड़ी ना मिलता है, नहीं मिलता है। तो उसने कहा अच्छा तुम गलत समझ रहे हो, मैं मोदी जी के साथ बैठता हूं, मैं ऐसा कानून बनवाऊंगा जो पिछले 6 माह से इस बात पे लागू होगा। बोले सुनो, तुम मोदी जी के साथ रहते हो तो मैं विकास सर का स्टूडेंट हूं। उन्होंने बताया कि आर्टिकल 20 के फर्स्ट में भूतलक्षी विधायक की मनाही है। अगर आप कानून बनवाते हो तो आगे गलत रास्ता बताने वालों को दंड दिया जाएगा, मुझे दंड नहीं दिया जाएगा और वह कानून कभी भी लागू नहीं होगा। प्यारे बच्चों, विद एग्जांपल मैंने तुम्हें समझाया, मुझे लग रहा है समझ आया होगा। नेक्स्ट आगे चलने की कोशिश करते हैं। पॉइंट नंबर 2, नेक्स्ट प्यारे बच्चों, आर्टिकल 20 का 2। आर्टिकल 20 का 2 क्या कहता है? दोहरे दंड की मनाही। दोहरे दंड की मनाही। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा साधा मतलब है कि एक अपराध के लिए मैंने क्या लिख दिया? गलत लिख दिया, मिटा देता हूं। ये लो, अब सही है। एक अपराध के लिए किसी व्यक्ति को दो बार दंडित नहीं किया जा सकता। जी, एक अपराध के लिए किसी व्यक्ति को 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता, परंतु प्यारे बच्चों कुछ शर्तें हैं। एक व्यक्ति को 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता है, परंतु प्रशासनिक या विभागीय दंड दिया जा सकता है। यानी कि इसके सिवा
यदि प्रशासनिक और विभागीय दंड उसे दिया जा सकता है, मेरी बात समझिएगा, परंतु प्रशासनिक और विभागीय दंड दिया जा सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मेरी बात को सुनिएगा कि अगर मान के चलो, फिर दोबारा से एक एग्जांपल तुम्हें समझाते हैं। देखिए हुआ क्या कि एक व्यक्ति है जिससे आपकी लड़ाई हुई, ठीक है, थोड़ा पावर में चलते हैं, ठीक है, थोड़ा पावर में चलते हैं। मान के चलिए आपके पड़ोस में एक विधायक जी हैं और एक दूसरे विधायक जी हैं। अब उन्होंने क्या किया कि कोई गलती कर दी। अब गलती करने पे उन्हें कोई दंड दिया गया, ठीक है, उन्हें न्यायालय द्वारा कोई दंड दिया गया। अब क्या हुआ कि मान के चलिए उनसे कहा गया कि तुम्हें 2 साल की सजा सुनाई जाएगी, ठीक है। अब दूसरे विधायक जी ने कहा, उनका मोदी जी के साथ अच्छा बैठना था, उन्होंने कहा कि मोदी जी एक काम करें, इसको 20 साल करने बढ़ा के। बोले कैसे, तुम अपना आइडिया बताओ। तो भाई उन्होंने क्या कहा कि इस बात को हर बार 2 साल के लिए बढ़ाते चले जाओ। तो उन्होंने कहा आपको पता है आर्टिकल 20 के 2 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो कि एक अपराध के लिए किसी व्यक्ति को 2 बार दंड दिया जाए या 2 से अधिक बार दंड दिया जाए। ये बात समझ में आई? हाँ, एक बात जरूर है कि कोई भी व्यक्ति किसी प्रशासनिक सेवा में है या फिर कोई भी व्यक्ति, जैसे कि मान के चलो कोई भी व्यक्ति टीचर है और उसने कोई गलत अपराध किया जो कि किसी भी तरीके से समाज के हित में घिनौना है या किसी भी तरीके से गलत है, और उसके लिए उसे पद से यानी नौकरी से बर्खास्त किया जा सकता है। एक दंड तो ये हो गया, और एक न्यायालय द्वारा दंड दिया जाएगा, एक दंड ये हो गया। तो ये जो नौकरी से बर्खास्त किया जाता है, विभागीय कार्यवाही उस पर जो की जाती है, ये है, लेकिन उसे न्यायालय द्वारा 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता, समान प्रकार से। बोलो समझ में आई बात? क्लियर है एकदम, बिल्कुल साफ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग अगला पेज लेते हैं। आजकल हम मिटाने में ज़्यादा लगे हैं ना, सीमाएं। अच्छा चलो ठीक है, हम अगला पेज लेते हैं। ये हमने गलत लिख रखा है, को दूसरा मिटा देते हैं। चलो प्यारे विद्यार्थियों, एक और बात रह गई है बस। अरे ये कैसे काम? आर्टिकल 20 का 3, आर्टिकल 20 का 3 क्या कहता है? आत्म अभिशंसन। लिखा ना, आत्म अभिशंसन। आत्म अभिशंसन की मनाही। मतलब आत्म अभिशंसन से मतलब है अपने विरुद्ध अपने खिलाफ गवाही देने पर मजबूर करना। क्या हुआ प्यारे बच्चों? देखो, मान के चलो आपने कोई गलत काम किया, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट कहता है कि पुलिस को दी गई स्टेटमेंट कोर्ट में एलिजिबल नहीं है, कोर्ट में मान्य नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी भी व्यक्ति को किसी भी अपराध में पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और यदि उसे रिमांड पे लेती है बिना न्यायालय की अनुमति के, और वह उस पर यह हंगवा लेते हैं कि हां यह केस मैंने किया है, ठीक है, कोई बात नहीं, उसको ले लिया और उस पर हंगवा लिया। और यदि इस बात को ले जाकर के पुलिस सुप्रीम कोर्ट में दिखाती है कि इस व्यक्ति ने खुद कबूल किया है कि यह केस इसने किया है, तो वह जज सामने कह सकता है माय लॉर्ड गलत बात है,
बोलेंगे तो आप अपनी सही बताओ। मुझे कूट कूट के ये बात हंगवाई गई है और ये बात गलत है, इस केस के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। तो प्यारे बच्चों, ये है आत्म अभिशंसन, यानी अपने खिलाफ गवाही देने के लिए आप बिल्कुल भी बाध्य नहीं हैं। बोलो, ये बात समझ में आई? जहां तक मेरा विचार है आपकी समझ में आ रहा होगा। इसीलिए प्यारे बच्चों, मोस्टली केसों में नार्को टेस्ट को सुप्रीम कोर्ट ने अब मान्यता नहीं दे रखी है। मोस्टली केसों में नार्को टेस्ट को मान्यता नहीं दे रखी है। इसके लिए मैं किसी दिन डिटेल क्लास लूंगा, नार्को टेस्ट के बारे में समझाऊंगा कि पीके मूवी में जो कहता है ना जोलिया LLB2 कि यदि जब लास्ट सीन आता है प्यारे बच्चों, तो उसमें क्या कहता है, हम भी एक पंडित जी को बुला के लाए हैं, और पंडित जी क्या कहते हैं, जब वो बहुत बार उन्हें शास्त्रार्थ होता है तो पंडित जी कहते हैं हाय अल्लाह, इससे ज्यादा भी कुछ है, तुरंत पता चलता है। तो वो क्या कहते हैं, ठीक है, तो जगदीश्वर मिश्रा और जोली उस मूवी में क्या कहते हैं, उस मूवी में कहते हैं कि यदि मैं चाहता तो मैं ये पता कर सकता था कि तुम कितने बड़े पंडित हो, ठीक है, मैं तुम्हारा नार्को टेस्ट करा सकता था, है भाई। तो प्यारे बच्चों, इसी वजह से, इसका दुरुपयोग होने की वजह से सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकांश केसों में, मैं ये नहीं कह रहा हूं बिल्कुल समाप्त है, ठीक, लेकिन अधिकांश केसों में इस बात पे प्रतिबंध लगाया है। बोलो, ये बात समझ में आई? क्लियर? तो आज की क्लास को मैं यहीं छोड़ने की कोशिश करूंगा प्यारे बच्चों, लेकिन आप अपने विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते। हाँ, एक बात और, ऐसा भी मत करना कि मैंने बता दिया कि अपने विरुद्ध गवाही देने का अधिकार नहीं है। तो देखो, आपसे सर्वोच्च न्यायालय या पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा, कांस्टेबल द्वारा नहीं, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा, जो IPS अधिकारी हैं या फिर हमारे कुछ और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा आप लोगों से फिंगरप्रिंट के निशान मांगे जा सकते हैं। कोई केस आपने किया है तो उसका फिंगरप्रिंट का निशान मांगा जा सकता है, आपके बाल का सबूत मांगा जा सकता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको देनी पड़ेंगी। ये सबूत नहीं, एक तरीके से आपके केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए आवश्यक सामग्री है। तो यहां पे आप किसी भी तरीके से गलत नहीं ठहरा सकते हैं, इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने बता रखा है। प्यारे विद्यार्थियों, मेरे द्वारा की गई चर्चा उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप मुझे बहुत अच्छे से बढ़ावा देंगे। प्यारे विद्यार्थियों, मैं इतना अच्छे से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि चीज़ों को इतना, जो बच्चा पहली बार जीवन में पॉलिटी देख रहा होगा, उम्मीद है जो पहली बार पॉलिटी जीवन में देख रहा होगा उसे चीज़ें याद हो रही होंगी, क्योंकि मैं एक एक आर्टिकल को 3-3 बार और बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। कल की क्लास में मौलिक अधिकारों से लगभग हम लोग 25 क्वेश्चन एंड में लेंगे, जिसमें मैं इसका जो स्वतंत्रता का अधिकार है इसका बहुत बड़ा पार्ट नहीं रहेगा। मैं इसको केवल 10 मिनट या 15 मिनट लूँगा स्टार्टिंग में, और 25 से 30 मिनट मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊँगा। उसमें आप अधिक से अधिक इसको शेयर करें मुझे, और फिर ऐसा नहीं है कि मैंने अभी इसको डिस्कशन कर दिया डिटेल में फिर नहीं करूँगा, मैं वहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेनेशन करूँगा एक एक क्वेश्चन को, जिससे कि आपको ये बनाना आए कि क्वेश्चन बनना कैसे। आप अच्छे से तैयारी करते रहिएगा, हम लोगों का मोटिवेशन बनाइएगा, और इसी जोश और उमंग के साथ देखते रहिएगा परीक्षा में नियम। आप सभी का मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद विद्यार्थी।